नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पीआरसी एग्जाम प्रेप पर। यूपीएसआई 2025 के पेपर का हम लोग एनालिसिस इस वीडियो में करेंगे हिंदी के टोटल 40 प्रश्नों के साथ। हिंदी के टोटल 40 प्रश्न जो कि पेपर हुआ है 16 नवंबर 2021। 16 नवंबर 2021 के फर्स्ट शिफ्ट के हिंदी के टोटल 40 प्रश्नों का इस वीडियो में एनालिसिस देखेंगे। प्रश्न कुछ इस तरह तरीके के हैं कि तो ये प्रश्न है, तो आइए एक एक को हम लोग विस्तार से देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन है। तो ये है अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द सांप का पर्यायवाची है? पर्यायवाची पूछा है। पर्यायवाची शब्द सांप के पर्यायवाची पूछे, सांप के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? तो क्या इसमें अहि है, अभोग है, गोकर्ण या फिर उपयुक्त सभी? तो सांप के पर्यायवाची एक बार देख लेते हैं कि सांप के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं। तो सांप को सर्प भी बोलते हैं। सांप के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? सर्प हो जाएगा, विषधर हो जाएगा, विषधर इसको बोलते हैं, विषधर। ब्याल भी बोलते हैं, ब्याल, विषधर, ब्याल। नाग बोलते हैं, नाग। उरग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उरग भी इसी को बोलते हैं। पन्नग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पन्नग बोलते हैं। और भुजंग, भुजंग, अहि, अहि भुजंग, अहि। और क्या बोलेंगे? और क्या बोलते हैं इसको? अहि, अहि नहीं, अहि। और काकोदर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? काकोदर बोलते हैं। सांप के पर्यायवाची सर्प, विषधर, ब्याल, नाग, उरग, पन्नग, भुजंग, अहि और काकोदर। तो इसमें सांप का पर्यायवाची पूछा कि सांप का पर्यायवाची क्या होगा? तो अहि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनाफरी पूछा है कि बनाफरी इनमें से किस बोली की उपबोली है? किस बोली की उपबोली है? तो पहले तो भाषा का विकास यहां से देख लेते हैं स्टार्टिंग से कि भाषा का विकास अपभ्रंश के 4 रूपों से हुआ है। कौन कौन से? सौरसेनी, सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी और नागर या पैसाची बोलते हैं, नागर या पैसाची अपभ्रंश। तो सौरसेनी में कौन सी आती है? पश्चिमी हिंदी आती है, पश्चिमी हिंदी। और इसमें अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी आती है, मागधी में बिहारी हिंदी आती है, बिहारी हिंदी। नागर या पैसाची में राजस्थानी और पहाड़ी आ जाएंगे। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ही आता है खड़ी बोली, ब्रजभाषा और कन्नौजी, बुंदेली। तो बुंदेली की ही जो बुंदेली है, बुंदेली और क्या बोलते हैं? बुंदेली, बुंदेली। तो इनमें से किस बोली की उपबोली है? तो जो बुंदेली बोली है यहाँ की, बुंदेली, बुंदेली बोली है, बुंदेली बोली की ही क्या है? उपबोली है बनाफरी, बनाफरी। तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बनाफरी जो है बुंदेली बोली की एक उपबोली है जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र में बोली जाती है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन एक उपन्यासकार नहीं है? इनमें से पूछा है कौन सा एक उपन्यासकार नहीं है? तो इसमें से हरिवंश राय बच्चन जी जो है एक उपन्यासकार नहीं है। ये एक प्रसिद्ध क्या है? कवि और लेखक है। इनकी कृतियां देख लेते हैं, मुख्य कृतियां कौन कौन सी, इनकी कविताएं, रचनाएं कौन कौन सी है? तो मधुशाला हो जाएगी इनकी महत्वपूर्ण, मधुशाला, मधुबाला, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, 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 निशा निमंत्रण और हलाहल। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण और हलाहल इनकी प्रमुख रचनाएं हो जाएंगी। श्रीलाल शुक्ल, ये लोग उपन्यासकार हैं, श्रीलाल शुक्ल और इला चंद्र जोशी और मुंशी प्रेमचंद। तो श्रीलाल शुक्ल की याद रखिएगा, राग दरबारी, जिसके लिए इनकी रचना है राग दरबारी, जिसके लिए इन्हें 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। और इनकी रचनाएं में अज्ञातवास भी आता है, राग दरबारी और अज्ञातवास याद रखिएगा। और इला चंद्र जोशी की बात करें तो पर्दे की रानी और जहाज का पंछी, पर्दे की रानी और जहाज का पक्षी इनकी उपन्यास है। और मुंशी प्रेमचंद की बहुत पूछा जाता है, तो मुंशी प्रेमचंद को याद रखिएगा। मुंशी प्रेमचंद की आप जानते ही होंगे, गबन, गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन और प्रेमाश्रय। ये किसकी है? गबन, एक बार लिख देते हैं, गबन, गोदान, गोदान, कर्मभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, सेवा सदन और प्रेमाश्रय, प्रेमाश्रय। तो ये इनकी रचनाएं हैं, गबन, गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन और प्रेमाश्रय, ये मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाएं हो जाएंगी। इला चंद्र जोशी की क्या हो जाएगी? इला चंद्र जोशी की
पर्दे की रानी और जहाज का पंछी, श्रीलाल शुक्ल की राग दरबारी को याद रखिएगा विशेष रूप से, क्योंकि इसके लिए इनको 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला, मधुबाला और मधु कलश, निशानी मंत्रण और हलाहल इनकी रचनाएं हो जाएंगी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी भाषा पूछा है कि बहुरूपीय भाषा परिवार की भाषा है। तो इसमें से आर्मनी हो जाएगी। आर्मनी जो है ये भारतीय भाषा बहुरूपीय भाषा परिवार की भाषा है। नेक्स्ट है, वेदना में पूछा है कि वेदना में कौन सा प्रत्यय है। वेदना में प्रत्यय पूछा है कि वेदना में आना प्रत्यय, जो आना तो होगा नहीं, वदन होगा नहीं, प्रत्यय जो शब्द के पीछे लगते हैं, प्रत्यय वो शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पीछे लगते हैं, और उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो कि शब्द के आगे लगते हैं। उपसर्ग जो होता है शब्द के आगे लगता है, और प्रत्यय जो होता है शब्द के पीछे लगता है। प्रत्यय कहाँ पे लगता है? शब्द के पीछे लगता है प्रत्यय। तो यहाँ पे वेदना में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? मूल शब्द में से जो शब्द बचता है वो हो जाएगा वेदना। वेद प्लस अना, वेदना हो जाएगा प्रत्यय। नेक्स्ट है, निबट्ठा इनमें से किसकी उपबोली है। पूछा है कि निबट्ठा इनमें से किसकी उपबोली है। तो निबट्ठा इसमें से किसकी उपबोली है? बघेली की बोली है। बघेली क्या बोलते हैं? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, जो कि पूर्वी हिंदी में है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इसी में जो बघेली है, बघेली की ही बोली है, वो बोली है निबट्ठा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बघेली, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, बसंत तिलका। पूछा है कि बसंत तिलका का दूसरा नाम क्या है। तो बसंत तिलका एक वार्णिक समछंद है। बसंत तिलका क्या है? एक वार्णिक समछंद है। उसका दूसरा नाम पूछा है, तो इसका दूसरा नाम क्या होगा? तो सिंहोन्नता होगा। क्या हो जाएगा? सिंहोन्नता। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बसंत तिलका का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? सिंहोन्नता, जो कि एक वार्णिक समछंद है। इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? इसके प्रत्येक चरण में 14 मात्राएं होती है। कितनी 14 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पाली भाषा के सर्वप्रथम वैयाकरण कौन है। तो पाली भाषा के सर्वप्रथम वैयाकरण इनमें से कौन हो जाएंगे? कच्चायन हो जाएंगे। कच्चायन जो पाली भाषा के सर्वप्रथम वैयाकरण माने जाते हैं। इन्हें महाकश्यप के भी नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं इनको? महाकश्यप बोला जाता है इनको, महाकश्यप इनका नाम है। तो पाली भाषा के सर्वप्रथम वैयाकरण कौन है? कच्चायन या महाकश्यप है। नेक्स्ट है, इनमें से कागज शब्द का बहुवचन पूछा है कि कागज शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो कागज शब्द का बहुवचन कागजात हो जाएगा। कागज शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? कागजात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या पूछा है कि व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होगी। तो व्यंजन वर्णों की संख्या हो जाएगी 33, जिसमें से 25 तो स्पर्श व्यंजन आ जाते हैं। स्पर्श व्यंजन जो कि कहां से कहां तक? क से लेके म तक। क ख ग छ छ ञ ठ ठ त थ द ध न प फ ब भ म। फिर उसके बाद य र ल व अंतस्थ व्यंजन। य र ल व अंतस्थ व्यंजन यानी कि 4 ये हो जाएंगे अंतस्थ व्यंजन और 4 य र ल व। फिर बड़ा सा, षटकोण सा, छोटा सा और ह आ जाते हैं उष्म व्यंजन। तो ये हो जाएंगे 4। तो 25 4 29 4 33। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो 33 होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, समास के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन पूछा है कि इनमें से कौन सा कथन सही होगा। तो बहुव्रीहि समास में दोनों पद गौण होते हैं, बिल्कुल सही है। बहुव्रीहि समास में दोनों पद गौण होते हैं, बल्कि इसमें अन्य पद की प्रधानता होती है। जो प्रथम पद और दूसरे पद दोनों गौण होते हैं, बल्कि इसमें तीसरे पद की प्रधानता होती है। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है कि इसमें पूछा है कौन सा गलत है। तो ये तो सही है। अव्ययी भाव में यानी अव्ययी भाव समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है, बिल्कुल सही, पूर्व पद की प्रधानता होती है। और समास का पहला पद क्या होता? समास का पहला पद अव्यय होता है, जैसे कि आजन्म हो जाएगा, आमरण हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अव्ययी भाव समास में। और बहुव्रीहि समास में जैसे दशानन हो जाएगा, दशानन दस्सिस इसके हो जाएंगे। और पीताम्बर हो जाएगा,
पीताम्बर, ये बहुब्रीहि समास के उदाहरण है। और इसमें बात करें कि तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में अंतिम पद गौण होता है। बोला है कि तत्पुरुष समास में अंतिम पद गौण होता है, तो ये अंतिम पद नहीं पूर्व पद गौण होता है। तो ये गलत है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा कि समास के संदर्भ में ये कौन सा, तो तत्पुरुष समास जिसमें उत्तर पद क्या होता है, गौण नहीं होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद इसमें क्या होता है, यानी कि अंतिम पद क्या होता है, ये प्रधान होना चाहिए, तो इसमें ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी। जैसे इसमें बोल दें, जैसे राजकुमार यानी राजा का कुमार, इसमें क्या होते हैं, परसर्ग या कारक चिन्ह लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। पूछा है कि तत्सम नहीं है, तो दीपक ये तत्सम शब्द है, इसका दिया हो जाता है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, दिया हो जाएगा। तिलक एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, तिलक, टीका बोलते हैं। तैल भी एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, तेल हो जाएगा। दिठी किसको बोला है, दिठी दृष्टि को बोला है, तो ये तत्सम शब्द नहीं है, इसका तत्सम हो जाएगा दृष्टि, इसका तत्सम क्या हो जाएगा, दृष्टि, ये तत्सम शब्द है और तद्भव क्या है, दिठी है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है पूछा है, तो संज्ञा के टोटल 5 भेद होते हैं। कौन कौन से, व्यक्तिवाचक, एक तो होता है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक हो जाएगा, समूहवाचक हो जाएगा और द्रव्य पदार्थवाचक। टोटल 5 भेद होते हैं, जिसमें पूछा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है पूछा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या, हिमालय जो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान किसी एक का बोध कराता है उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, तो ये किसी एक को बोध करा रहा है। गंगा एक किसी एक को बहुत बोध करा रहा है, हिमालय भी एक बोध को बरा, जबकि पहाड़ जो होता है एक जातिवाचक संज्ञा, जो कि पूरी जितने भी संसार में पूरे पहाड़ है उसको बोध कराता है। जैसे हिमालय भी एक पहाड़ है, हिमाद्री भी है, तो इसमें पहाड़ एक पूरी पहाड़ जाति का बोध करा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं बल्कि क्या है, एक पहाड़ जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जहां पहुंचा न जा सके उसको क्या बोलेंगे, उसको अगम्य बोलेंगे। जहां पहुंचा न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, अगम्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि इनमें से पूछा है, इनमें से कौन सा शब्द स्तुति का विलोम है। स्तुति का विलोम क्या हो जाएगा, तो स्तुति का विलोम निंदा हो जाएगा। स्तुति का विलोम क्या हो जाएगा, निंदा हो जाएगा। स्तुति मतलब क्या होता है, प्रार्थना, पूजा, आराधना, अर्चना को बोलते हैं स्तुति, इसका विलोम क्या हो जाएगा, निंदा हो जाएगा। निंदा हो जाएगा, निंदा मतलब बुराई करना। नेक्स्ट हो जाएगा, चिराग तले अंधेरा, इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है कि लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है, क्या दूसरों को प्रकाशित करना होता है, नहीं, आत्म प्रकाशन या अपनी बुराई न देखना, या इनमें से कोई नहीं। तो चिराग तले अंधेरा मतलब खुद की बुराई नहीं देखती, यानी कि अपनी बुराई न देखना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चिराग तले अंधेरा यानी कि अपनी बुराई न देखना। आग और राग का कवि किसे बोलते हैं, तो आग और राग का कवि किसको बोलते हैं, रामधारी सिंह दिनकर को बोलते हैं। आग और राग का कवि रामधारी सिंह दिनकर को बोलते हैं। इनकी रचनाएं भी पूछ लेता है कि इनकी रचनाएं कौन कौन सी है, तो एक बार इनकी रचनाएं देख लेते हैं। जैसे इनकी रचनाओं में मुख्य हो जाएगा कुरुक्षेत्र हो जाएगा, इनकी रचनाएं कुरुक्षेत्र और रेणुका हो जाएगा, रेणुका, कुरुक्षेत्र, रेणुका, हुंकार, रश्मि रथी, धूप छाह, ये इनकी मुख्य रचनाएं हो जाएगी रामधारी सिंह दिनकर की। कुरुक्षेत्र, रेणुका, हुंकार, रश्मि रथी और धूप छाह, ये इनकी मुख्य रचनाएं हैं। आग और राग का कवि पूछा था कि आग और राग का कवि किसे कहते हैं, तो रामधारी सिंह दिनकर को आग और राग का कवि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इनमें से कवित्व छंद का पूछा है कौन सा भेद नहीं है। कवित्व छंद का कौन सा भेद नहीं है, तो इसमें कवित्व छंद का भेद कौन सा नहीं है, मत गयंद जो कि एक सवैया छंद का भेद है, सवैया छंद का भेद है। कवित्व छंद के भेद में मनहरण, देवघनाक्षरी,
और रूप घनाक्षरी आते हैं, लेकिन जो मध्य गयंत है ये सवैया छंद के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा? इसमें पूछा है निर्देशन चिन्ह कौन सा है, तो निर्देशन चिन्ह ये ऑप्शन नंबर ए, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डैश बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? डैश बोलते हैं। तो निर्देशन चिन्ह का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कि त्रुटि पद। अगर आपसे कोई गलत हो जाए तो उसके लिए इस चिन्ह का प्रयोग कर, जैसे आपको बीच में यहाँ पे कुछ गलती हो जाए या छूट जाए तो यहाँ पे इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं त्रुटि पूरक चिन्ह या फिर हंस पद भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हंस पद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हंस पद। और ये तो आप जानते हैं विस्मय चिन्ह का बोधक, विस्मयादि बोधक का चिन्ह है। और ये क्या है? अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह। जब किसी वाक्य को कहा जाता है किसी के द्वारा तो उसको बोलते हैं, उसको अवतरण या उद्धरण चिन्ह के द्वारा दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य पूछा है कि शुद्ध है? इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो दो लोग केवल वहां थे, वहां केवल दो लोग ही थे, केवल वहां दो लोग थे। तो यहाँ पे देखेंगे वहां केवल दो लोग थे, ये सही लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी सही जगह, वहां केवल दो लोग थे। सेंटेंस को व्यवस्थित करना है, बताना इसमें से कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर डी सही जगह, वहां केवल दो लोग थे। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री ने घोषणा की को कर्मवाच्य में बदलने पर क्या होगा? कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, कर्तवाच्य में कर्त की प्रधानता होती है। तो यहाँ पे पूछा है कि मुख्यमंत्री ने घोषणा की, इसको कर्मवाच्य में बदलना है। तो मुख्यमंत्री ने घोषणा की को कर्मवाच्य में बदलने के लिए मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई, मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? गुणवाचक जो गुणों को बताता है। तो गुणवाचक विशेषण में हो जाएंगे गरीब है, सूखा है, पीला सा है। तो ये सब उपरोक्त सभी गुण को बता रहे हैं, वो कैसा है उसकी। तो ऑप्शन नंबर डी सही जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, सकर्मक क्रिया का उदाहरण क्या होगा? सकर्मक क्रिया का उदाहरण जिसमें कर्म हो, जिसमें क्या हो? कर्म हो, और उसमें क्या प्रश्न करने पर उसका जवाब मिलता हो तो उसको बोलते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में कर्म भी होता है, यानी कि कर्ता और क्रिया के साथ, कर्ता और क्रिया के साथ क्या होता है? जिसमें कर्म भी उपस्थित हो और क्या प्रश्न करने पर जवाब मिलता है तो उसको बोलते हैं सकर्मक क्रिया। और जो अकर्मक क्रिया होती है उसमें क्या होता है? कर्म अनुपस्थित होता है। कर्म क्या होता है? अनुपस्थित होता है और क्या का जवाब करने पे उसका जवाब नहीं मिलता। तो यहाँ पे इसमें सोहन केला खाता है, तो यहाँ पे सोहन क्रिया से पहले क्या लगाने पर प्रश्न करने पर उसका जवाब मिलता है सोहन क्या खाता है? तो केला खाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द स्वाधीनता का पर्यायवाची है? स्वाधीनता का पर्यायवाची पूछा है तो स्वाधीनता का पर्यायवाची हो जाएगा स्वतंत्रता। स्वाधीनता का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? मुक्ति बोलते हैं, आजादी भी बोलते हैं, मुक्ति और आजादी भी बोल सकते हैं, आजादी। तो ये स्वाधीनता का पर्यायवाची हो जाएगा। नेक्स्ट है परसर्ग। परसर्ग जिसे कारक चिन्ह बोलते हैं। परसर्ग के सहायक शब्द हैं जो परसर्ग कहाँ पे लगते हैं? जो शब्दों के प्रारंभ में आते हैं। शब्दों के प्रारंभ में जो शब्दांश आता है उसको तो क्या बोलते हैं? उपसर्ग बोलते हैं। शब्दों के मध्य में आते हैं, शब्दों के मध्य में आते हैं, ठीक है कुछ हद तक, जो विसर्ग से मिलते जुलते हैं नहीं, शब्दों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए परसर्ग इसलिए आते हैं, शब्दों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए। शब्दों के बीच क्या होता है? संबंध स्थापित करने के लिए आते हैं। जैसे अभी बताया ना, राजकुमार को राजा का कुमार, संबंध स्थापित कर रहा है, राजा का कुमार। ये परसर्ग चिन्ह का है जो कि संबंध स्थापित करता है। तो परसर्ग किसके? शब्दों के बीच में आते हैं संबंध स्थापित करने के लिए। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द हिंसा का विलोम है? तो हिंसा का विलोम क्या हो जाएगा? अहिंसा हो जाएगा। हिंसा का विलोम क्या हो जाएगा? अहिंसा हो जाएगा। और शांति का विलोम क्या होगा? तो अशांति का विलोम हो जाएगा शांति। क्रांति का तो प्रतिक्रांति हो जाएगा। नेक्स्ट है, करुण रस के देवता इनमें से कौन है?
करुण रस के देवता पूछा है तो करुण रस के देवता इनमें से कौन हो जाएंगे? यम हो जाएंगे। करुण रस के देवता कौन हो जाएंगे? यम हो जाएंगे। महेंद्र जो है ये कौन से रस के देवता हैं? तो वीर रस के देवता पूछे कि वीर रस के देवता कौन है? तो ये हो जाएंगे महेंद्र। वीर रस के देवता गंधर्व या ब्रह्मा किस रस के देवता हैं? तो अद्भुत रस के देवता हैं गंधर्व। और कामदेव की बात करें तो कामदेव तो है नहीं, कामदेव किस रस के देवता हैं? तो यहाँ पे करुण रस का पूछा है तो करुण रस का यम हो जाएगा, महेंद्र वीर रस का हो जाएगा, गंधर्व अद्भुत का हो जाएगा, कामदेव इसमें नहीं है। नेक्स्ट है गरीबों को वस्त्र दो। वाक्य में कारक पूछा है कि वाक्य में कारक कौन है? जब कोई चीज किसी को हमेशा के लिए दी जाती है, जैसे दान दक्षिणा भिक्षा गिफ्ट उफ्ट कोई दिया जाता है, तो संप्रदान कारक का चिन्ह क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक के अंतर्गत आते हैं। इसमें जैसे कर्ता ने, आप प्रसर्ग चिन्ह देखेंगे, कर्ता ने कर्म को, यहाँ पे प्रसर्ग चिन्ह, कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से अलग की बात करता है। आपादान से अलग की बात करता है। संबंध की बात करें, आपादान से अलग संबंध का की रारी रे आ जाते हैं। और अधिकरण में पेपर आ जाता है, में पेपर। तो यहाँ पे गरीब को वस्त्र दो, इसमें जो होता है संप्रदान कारक में को का प्रयोग होता है और कर्म में भी प्रयोग होता है, लेकिन संप्रदान को का मतलब यहाँ पे जो चीज किसी को हमेशा के लिए दे दी जाती है उसको बोलते हैं संप्रदान कारक, वो संप्रदान कारक के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट है असौ न मन्यते कस्मादनुष्ण मन अलंकृति। पंक्ति किस लेखक की है? पूछा ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति जयदेव की है। किसकी पंक्ति है? जयदेव की है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द कसरत का अनेकार्थी शब्द है? कसरत का अनेकार्थी शब्द पूछा है तो इसमें कसरत का अनेकार्थी शब्द क्या हो जाएगा? व्यायाम हो जाएगा। कसरत का अनेकार्थी शब्द क्या हो जाएगा? व्यायाम हो जाएगा। अनेकार्थी शब्द मतलब अनेक अर्थ देने वाला, तो इसमें कसरत का अनेकार्थी शब्द क्या हो जाएगा? व्यायाम हो जाएगा। नेक्स्ट है मैंने आम खाया है पूछा है ये किसका उदाहरण है? तो मैंने आम खाया है ये आसन्न भूतकाल का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? आसन्न भूतकाल का उदाहरण, जिसे क्या बोलते हैं? पूर्ण वर्तमान काल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्ण वर्तमान काल भी इसको बोलते हैं। मैंने आम खाया है, क्या होता है? कार्य पूरा हो चुका है, अभी कार्य पूरा हो चुका है, उसको क्या बोलते हैं? आसन्न भूतकाल बोलते हैं। जैसे इसमें क्या होता है? सामान्य भूतकाल की क्रिया, जैसे इसमें सामान्य भूतकाल पूछे कि सामान्य भूतकाल में क्या होता है? जो मूल क्रिया होती है, मूल क्रिया में आ ई ए आते हैं। जैसे राम ने, इसका एग्जाम्पल देखें, राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा तो ये सामान्य भूत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? राम ने रावण को मारा तो ये सामान्य भूत हो जाएगा। और आसन्न की बात करें यानी कि पूर्ण वर्तमान की बात करें तो इसको क्या बोलेंगे? राम ने रावण को मारा है हो जाएगा इसमें। तो ये हो जाएगा आसन्न भूतकाल या फिर इसको पूर्ण वर्तमान काल बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? पूर्ण वर्तमान काल बोलेंगे। तो और संदिग्ध की बात करें, संदिग्ध भूतकाल में क्या होता है? तो संदिग्ध भूतकाल में जैसे राम ने क्या होगा? राम ने रावण को मारा होगा। राम ने रावण को मारा होगा, क्या हो जाएगा? राम ने रावण को मारा होगा। और अपूर्ण वर्तमान काल में यानी कि पास्ट में जो भूत में है उसको क्या होगा? वो काल भूतकाल में चल रहा था, तो उसमें क्या हो जाएगा कि राम रावण को मार रहे थे। राम रावण को मार रहे थे, उस समय में कार्य चल रहा होगा, तो उसको अपूर्ण भूतकाल, कंटिन्यूअस की बात करता है। भूतकाल में
कंटिन्यूअस, तो अपूर्ण हो जाएगा। तो इसमें है मैंने आम खाया है, खाया है तो हो जाएगा क्या हो जाएगा, मैंने आम खाया है तो आसन्न भूतकाल हो जाएगा, आसन्न भूतकाल। राम ने रावण को मारा है या मैंने आम खाया है, मैं मेरे द्वारा ये कार्य किया, तो ये आसन्न भूतकाल में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है श्रीलाल शुक्ल को किस उपन्यास के लिए कई सारे पुरस्कार प्राप्त हुए। तो श्रीलाल शुक्ल को अभी बताया था कि किसके लिए, राग दरबारी के लिए इनको क्या मिला था, साहित्य का, इसके लिए इनको कई पुरस्कार मिले थे, जिसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार 1969 में इनको श्रीलाल शुक्ल को मिला था, जिसमें से राग दरबारी उपन्यास के लिए इनको पुरस्कार मिले थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किस इतिहासकार ने कवियों का क्रम वर्णानुक्रम में रखा है। तो किसने रखा है, तो ये रखा है गार्सा दत्तासी ने। किसने रखा है, किस इतिहासकार ने कवियों का क्रम वर्णानुक्रम में रखा है, तो गार्सा दत्तासी, ऑप्शन नंबर डी सही है, गार्सा दत्तासी ने। नेक्स्ट है इनमें से चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन है। तो चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन है, भीष्म साहनी है। कौन है, भीष्म साहनी है, इनकी कहानी के रचनाकार भीष्म साहनी है। और इनकी रचनाएं में जैसे बात कर लें कहानी संग्रह में, एक है मेरी प्रिय कहानियां, ये इन्हीं की रचना है। चीफ की दावत, मेरी प्रिय कहानियां, ये भीष्म साहनी की है, और निशाचर भी भीष्म साहनी की कहानी है। नेक्स्ट है संत सिंगा की भाषा क्या थी। संत सिंगा की भाषा पूछा है कि संत सिंगा एक संत कवि थे जिनकी भाषा थी निमाड़ी इनकी भाषा थी निमाड़ी, जो कि मध्य प्रदेश के निमाड़ी क्षेत्र में बोली जाती है। तो संत सिंगा एक कवि हैं जिनकी भाषा क्या थी, निमाड़ी थी। नेक्स्ट है इनमें से अपील शब्द पूछा है। अपील शब्द क्या होगा, तो अपील शब्द एक विदेशी शब्द है, अपील शब्द क्या है, एक विदेशी शब्द है। तद्भव शब्द जो संस्कृत भाषा को बदलकर वर्तमान में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि तद्भव शब्द किसको बोलते हैं, तद्भव शब्द जो भाषा बदल कर बोली जाती है, यानी कि तद्भव मूल भाषा यानी संस्कृत से हिंदी परिवर्तन करके उसको हिंदी में प्रयोग किया जाता है, उनको क्या बोलते हैं, तद्भव बोलते हैं, तत्सम बोलते हैं, जिसको संस्कृत में ज्यों कहते हैं, जैसे का तैसे उसको बोला जाता है। तत् मतलब उसके जैसा, जैसे का तैसे बोला जाता है, उसको तत्सम बोलते हैं। देसी शब्द में जो अपनी बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं, जैसे लोटा। तो ऑप्शन नंबर इसमें अपील पूछा है कि अपील कौन सा शब्द हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर डी विदेशज हो जाएगा। इनमें से स्थितिवाचक अव्यय कौन सा है। स्थितिवाचक अव्यय पूछा है कि स्थितिवाचक अव्यय कौन सा होगा, तो यहाँ वहां जहां तहां कहां, ये होता है, ये क्या होता है, ये बताता है स्थान को बताता है, और जो बाहर है, बाहर ये स्थिति को बता रहा, स्थिति या संबंध बोधक बोलते हैं इसको। तो कहाँ पे, ऊपर, नीचे, बाहर, भीतर, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्थितिवाचक। और यहाँ वहां जहां तहां कहां, तो ये कहाँ हो जाएगा, स्थान को बताता है। तो स्थितिवाचक अव्यय इसमें से कौन सा है, बाहर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ये रहे टोटल 40 प्रश्न दोस्तों, नहीं अभी नहीं 40 नहीं हुए, ये कितना हुआ, 37 हो गया। नेक्स्ट है अभी छूटा है, यहाँ पे गद्यांश देखते हैं। गद्यांश से 3-4 क्वेश्चन इससे है। यहाँ पे कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 क्वेश्चन है। तो आइए गद्यांश से देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे गद्यांश है, छोटा सा गद्यांश है, इसको पढ़ के इसका जवाब देना है। तो आइए पहले अपना प्रश्न देखते हैं कि उपरोक्त गद्यांश के अनुसार जिंदगी के असली मजे किनके लिए हैं। तो जिंदगी के असली मजे पूछा है कि इनमें से किनके लिए, जो शहर में रहते हैं, जो पैसे वाले हैं, जो आराम से रहते हैं, जो परिश्रम करते हैं। तो आइए एक बार गद्यांश को देखते हैं कि जिंदगी के असली मजे उनके लिए हैं जो फूलों की छां के नीचे खेलते हैं। एक बार, जिंदगी के असली मजे उनके लिए नहीं है जो फूलों की छां के नीचे खेलते हैं, सोते हैं, बल्कि फूलों की छां के नीचे अगर जीवन का कोई स्वाद छिपा है तो वह भी उन्हीं के लिए है जो दूर रेगिस्तान, कंठ सूखा हुआ, होठ फटे हुए और सारा बदन पसीने से तर है, यानी कि वो बहुत ज्यादा परिश्रम कर रहे हैं। पानी में जो अमृत वाला तत्व है उसे वह जानता है, जो धूप में खूब सूख चुका है,
यानी कि परिश्रम, जो बहुत ज्यादा परिश्रम कर चुका है वह नहीं जो रेगिस्तान में कभी पड़ा ही नहीं। तो रेगिस्तान में पड़ा ही नहीं मतलब जो कभी परिश्रम किया ही नहीं। तो यहाँ पे देखते हैं उपरोक्त गद्यांश के अनुसार जिंदगी के असली मजे किनके हैं? जो शहर में रहते हैं, पैसे वाले, जो आराम करते हैं, नहीं बल्कि जो परिश्रम करते हैं। नेक्स्ट है उपयुक्त गद्यांश में किस बात के महत्व को बताया गया? भाग्य जीवन की कोई बात ही नहीं, प्रकृति की बात ही नहीं, श्रम की बात है, यहाँ पे परिश्रम करने से है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, श्रम। नेक्स्ट है उपरोक्त गद्यांश के अनुसार जो धूप में खूब सूख चुका है, वाक्य से क्या अभिप्राय? जो धूप में खूब सूख चुका है मतलब जिसने बहुत कड़ा परिश्रम कर चुका है। तो जो धूप में सूख चुका है यानी कि कड़ा परिश्रम कर चुका है। तो ये रहे टोटल 40 प्रश्न दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।